हेलो स्टूडेंट, वेलकम अगेन ऑन माय यूट्यूब चैनल RS केमिस्ट्री। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे स्टीरियो केमिस्ट्री का एक और नया टॉपिक जिसका नाम है रिलेटिव स्टेबिलिटी ऑफ साइक्लोएल्कीन। और इसके अंदर दो टॉपिक और इंक्लूड हो रहे हैं, रिंग स्ट्रेन की बात हो रही है और किसकी हो रही है, हीट ऑफ कंबस्शन की। मतलब ये दोनों टॉपिक जो है इस रिलेटिव स्टेबिलिटी ऑफ साइक्लोएल्कीन को पूरी तरीके से अफेक्ट करेंगे। और अगर ये स्टेबिलिटी हमें समझनी है साइक्लोएल्कीन की तो इन दोनों टॉपिक का आना हमें बहुत जरूरी है, जिसका नाम है रिंग स्ट्रेन और दूसरा है हीट ऑफ कंबस्शन। तो साइक्लोएल्केन की हमें बात करनी है। साइक्लोएल्केन क्या क्या हो जाएंगे आपके, जैसे साइक्लोप्रोपेन हो गया, साइक्लोब्यूटेन हो गया, साइक्लोपेंटेन हो गया, साइक्लोहेक्सेन हो गया। इस तरीके से चलते हुए साइक्लोहेक्टेन, साइक्लोऑक्टेन, इस तरीके के कॉन्सेप्ट जो इसमें बनते चले जाएंगे, स्ट्रक्चर बनते चले जाएंगे। तो इनकी स्टेबिलिटी के बारे में हमें बात करनी है। इससे पहले हम लोग अपने पिछले वीडियो लेक्चर के अंदर जो है ब्यूटेन के बारे में, इथेन के बारे में, इनका कन्फर्मेशन हम लोग जो है कंप्लीट कर चुके हैं। ठीक है, उसके बाद हमने गॉस फॉर्म को भी मोर स्टेबल किया था। तो आज हम लोग एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है रिलेटिव स्टेबिलिटी ऑफ साइक्लोएल्केन। तो साइक्लोएल्केन क्या है, इनके बारे में स्टेबिलिटी किस तरीके से वेरी करती है। देखो यहां मैं एक वर्ड लिख दूं, साइक्लोएल्केन। साइक्लोएल्केन, अब जो साइक्लोएल्केन है बेटा, ये दे ऑल डू नॉट हैव सेम स्टेबिलिटी ऑर्डर या स्टेबिलिटी। इनका सबका एक जैसा स्टेबिलिटी नहीं होता है, इनके बीच में, सबकी स्टेबिलिटी के बीच में क्या रहता है, डिफरेंस रहता है। अब क्या हुआ कि फ्रॉम द डाटा ऑफ हीट ऑफ कंबस्शन, फ्रॉम द डाटा ऑफ हीट ऑफ कंबस्शन, जो साइक्लोएल्केन के अंदर साइक्लोहेक्सेन, जो साइक्लोहेक्सेन होती है, इज मोर स्टेबल देन साइक्लोपेंटेन, साइक्लोप्रोपेन या साइक्लोब्यूटेन एंड साइक्लोप्रोपेन। मतलब साइक्लोहेक्सेन को ज्यादा स्टेबल बोला गया है एज कंपेयर टू क्या, साइक्लोपेंटेन, साइक्लोब्यूटेन और क्या, साइक्लोप्रोपेन। अब ये किस वजह से ऐसा है कि अगर मैं इनकी अनस्टेबिलिटी की बात करूं, मैं इनमें से मान लो साइक्लोप्रोपेन और साइक्लोब्यूटेन के बारे में बात करूं, तो मैं लिखता हूं साइक्लोप्रोपेन एंड साइक्लोब्यूटेन। इनकी जो अनस्टेबिलिटी है, वो ड्यू टू देयर साइक्लिक स्ट्रक्चर की वजह से। मतलब इनकी जो अनस्टेबिलिटी आ रही है वो इनकी खुद की साइक्लिक स्ट्रक्चर की वजह से इनके अंदर जो है अनस्टेबिलिटी आ रही है। अब किस तरीके से वो अनस्टेबिलिटी आ रही है, मैं इसके बारे में कहूंगा कि इन स्ट्रक्चर्स के अंदर जो साइक्लोप्रोपेन या साइक्लोब्यूटेन है, इन स्ट्रक्चर्स के अंदर जो है रिंग स्ट्रेन है। इन स्ट्रक्चर के अंदर क्या है, रिंग स्ट्रेन है। अब रिंग स्ट्रेन क्या है, इसके बारे में मैं आपको अभी समझाता हूं। देखो रिंग स्ट्रेन का कॉन्सेप्ट क्या है कि देखो हमारी जो है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर एक आइडियल एंगल क्रिएट किया गया है, एक आइडियल एंगल। वो आइडियल एंगल कितना है, 109.5 डिग्री एंगल, वो आइडियल एंगल बोला जाता है। अब ये एंगल अगर किसी साइक्लिक स्ट्रक्चर के अंदर किसी साइक्लिक स्ट्रक्चर के अंदर इस एंगल से कम एंगल अगर आप लोगों को मिलता है, मतलब इस एंगल से कम एंगल अगर आप लोगों को मिलता है, तो उस स्ट्रक्चर के अंदर रिंग स्ट्रेन होगी। क्या होगी, उस स्ट्रक्चर के अंदर रिंग स्ट्रेन होगी। तो जैसे मैं आपसे बात करूं साइक्लोप्रोपेन, साइक्लोप्रोपेन के अंदर जो एंगल होता है ये 60 डिग्री होता है। ये क्या होता है, 60 डिग्री। इसके बाद अगर मैं साइक्लोब्यूटेन की बात करूं, इसमें जो एंगल होता है ये कितना होता है, 90 डिग्री। तो इन दोनों के अंदर जो एंगल है वो इस आइडियल एंगल से, इस टेट्राहेड्रल एंगल से, इसको हम टेट्राहेड्रल एंगल भी कह देंगे, इस टेट्राहेड्रल एंगल से बहुत ज्यादा कम है। ये 60 और ये कितना है, 90 डिग्री। अब इस एंगल से इनमें इतना एंगल कम होने की वजह से इनमें क्या आई हुई है, स्ट्रेन आई हुई है, रिंग स्ट्रेन आई हुई है। रिंग स्ट्रेन क्या कॉन्सेप्ट है कि रिंग स्ट्रेन क्या है कि हमारे पास एक आइडियल एंगल होता है जिसे हम टेट्राहेड्रल एंगल कहते हैं, वो होता है 109.5 डिग्री। अगर इस एंगल से कम एंगल आपको किसी साइक्लिक स्ट्रक्चर में देखने को मिल जाए तो उसको हम लोग कह देंगे कि उस स्ट्रक्चर के अंदर क्या है, रिंग स्ट्रेन है। अब रिंग स्ट्रेन बेसिकली क्या चीज होती है कि रिंग स्ट्रेन होती है इन बॉन्ड्स के बीच में। देखो जितना एंगल कम होगा रिपल्शन उतनी ही ज्यादा होगी। मैं आपको समझाता हूं कि ये मेरे पास प्रोपेन है,
ये क्या है मेरे पास, प्रोपेन है, इसे मैं प्रोपेन कहता हूं। अब ये एंगल इन बॉन्ड के बीच में जितना एंगल कम होगा, इन बॉन्ड्स के बीच में उतनी ज्यादा रिपल्शन होगी। इन दोनों बॉन्ड्स के बीच में जितना एंगल कम होगा इन बॉन्ड में, उतनी ज्यादा रिपल्शन होगी, मतलब ये उतने करीब आते चले जाएंगे। उतने करीब आने की वजह से क्या होगा, इनके बीच में स्ट्रेन क्रिएट हो जाएगा, और इसी स्ट्रेन क्रिएट होने की वजह से इनके अंदर क्या आएगी, लेस स्टेबिलिटी आएगी। ऐसे ही अगर मैं साइक्लोब्यूटेन की बात करूं, तो अब साइक्लोब्यूटेन के अंदर जो एंगल है वो कितना है, 90 डिग्री है। अब इस स्ट्रक्चर को ध्यान से देखो, यहाँ ये जो बॉन्ड है, ये हल्के से बेंट हुए पड़े। अब इससे क्या प्रूफ हो रहा है कि इनके अंदर स्ट्रेन आया हुआ है। वो किस वजह से आया हुआ है कि इन बॉन्ड्स के बीच में क्या चल रही है, रिपल्शन चल रही है, बॉन्ड पर रिपल्शन चल रही है। उसकी वजह से क्या हो रहा है, ये जो स्ट्रक्चर है, ये जो साइक्लोप्रोपेन का स्ट्रक्चर है, साइक्लोब्यूटेन का स्ट्रक्चर है, ये क्या हो रहा है, लेस स्टेबल हो रहा है। इसमें क्या बनी हुई है, रिंग स्ट्रेन बनी हुई है, मतलब इनके बॉन्ड के अंदर स्ट्रेन जनरेट हुई पड़ी है, जिसकी वजह से इनका अनस्टेबिलिटी बढ़ रहा है, और स्टेबिलिटी क्या हो रहा है, कम हो रहा है। और अगर अनस्टेबिलिटी बढ़ रहा है तो मतलब क्यों बढ़ रहा है, क्योंकि इनके अंदर दे हैव हाई पोटेंशियल एनर्जी। इनमें क्या है, हाई पोटेंशियल एनर्जी है। अगर इनका स्टेबिलिटी कम है तो इनका पोटेंशियल एनर्जी क्या है, ज्यादा है। तो स्टूडेंट ये था रिंग स्ट्रेन के बारे में, कि रिंग स्ट्रेन कब जनरेट होती है, कि आपको एक एंगल दिया गया है, आइडियल एंगल, जो कितना है 109.5 डिग्री, जिसको हम टेट्राहेड्रल एंगल कहते हैं। अगर किसी साइक्लिक स्ट्रक्चर के अंदर एंगल इस एंगल से कम हो जाए, ये 60 डिग्री है, ये कितना है 90 डिग्री है, जो मैंने आपको अभी दिखाया मॉडल के तहत, तो इसके अंदर क्या हो रहा है, हाई पोटेंशियल एनर्जी है। क्यों है, क्योंकि जो ये बॉन्ड है, जितने करीब ये बॉन्ड आते चले जाएंगे, रिपल्शन उतना ज्यादा बढ़ता चला जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी उतनी ज्यादा होती चली जाएगी। और इसी स्ट्रेन को हम लोग क्या कह देंगे, रिंग स्ट्रेन कह देंगे, इसे बेयर स्ट्रेन भी कह देंगे, बेयर एंगल स्ट्रेन भी हम लोग इसको कह देंगे। तो इसकी वजह से ये जो स्ट्रक्चर्स आपके साइक्लोप्रोपेन और साइक्लो जो है ब्यूटेन, ये स्ट्रक्चर्स क्या है, लेस स्टेबल हैं। अब यहां से आगे मैं एक और स्ट्रक्चर बना रहा हूं, जिसको हम कहेंगे साइक्लोपेंटेन। इसके अंदर जो एंगल होता है वो 108 डिग्री के आसपास होता है। अब मैं क्या कहूंगा कि ये जो एंगल है, ये सबसे ज्यादा करीब है किसके, 109.5 डिग्री के। तो अब होना क्या चाहिए कि इसको मोर स्टेबल हो जाना चाहिए। दिस शुड बी मोर स्टेबल। किसके अकॉर्डिंग, इस रिंग स्ट्रेन के अकॉर्डिंग। इस रिंग स्ट्रेन के अकॉर्डिंग इस स्ट्रक्चर को क्या हो जाना चाहिए, मोर स्टेबल हो जाना चाहिए। बट दिस स्ट्रक्चर इज लेस स्टेबल। ये स्ट्रक्चर क्या हो जाएगी, लेस स्टेबल हो जाएगी। क्यों लेस स्टेबल हो जाएगी, क्योंकि इसके बाद जो स्ट्रक्चर आएगा साइक्लोहेक्सेन का, जिसके अंदर एंगल 120 डिग्री है, जिसके अंदर एंगल कितना 120 डिग्री है। दरअसल एक रिंग स्ट्रेन डाटा होता है और एक होता है हीट ऑफ कंबस्शन डाटा। तो जब इन दोनों को मैं इनके अंदर कंबाइन करके इसमें अप्लाई करूंगा, तो वहां ये स्ट्रक्चर जो होगी, साइक्लोहेक्सेन की जो स्ट्रक्चर होगी, ये स्ट्रक्चर मोर स्टेबल निकल के आएगी एज कंपेयर टू क्या, साइक्लोपेंटेन। तो ये इनके बीच में कंपैरिजन की बात जो वो हम लोग सॉल्व करेंगे बाय द टॉपिक हीट ऑफ कंबस्शन के अकॉर्डिंग। तो यहां तक की बात है रिंग स्ट्रेन के बारे में, कि कुछ स्ट्रक्चर जो है वो लेस स्टेबल होती हैं जब उनके अंदर एंगल जो है उस आइडियल एंगल में टेट्राहेड्रल एंगल से क्या हो जाए, कम हो जाए। तो कम होने की वजह से स्ट्रक्चर के अंदर स्ट्रेन आती है, स्ट्रेन की वजह से पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा हो जाती है, और पोटेंशियल एनर्जी अगर ज्यादा हो गई तो स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। फिर हमने देखा कि साइक्लोहेक्सेन और साइक्लोपेंटेन, अब होना क्या चाहिए कि एंगल इस एंगल के सबसे ज्यादा करीब है, तो ये स्ट्रक्चर को मोर स्टेबल होना चाहिए। लेकिन साइक्लोपेंटेन भी लेस स्टेबल होती है ड्यू टू द कॉन्सेप्ट ऑफ हीट ऑफ कंबस्शन। मतलब साइक्लोपेंटेन और साइक्लोहेक्सेन की जो स्टेबिलिटी है उसको आप लोग एक्सप्लेन कर सकते हो ऑन द बेसिस ऑफ हीट ऑफ कंबस्शन के हेल्प से। तो ये ऑल अबाउट द रिंग स्ट्रेन था। इसके बाद अब हम लोग समझेंगे, स्टार्ट करेंगे हीट ऑफ कंबस्शन के बारे में। हीट ऑफ कंबस्टन। देखो हीट ऑफ कंबस्टन क्या होती है, हीट ऑफ कंबस्टन मींस दैट कि व्हेन ए सब्सटेंस is completely oxidized
then there will be change in enthalpy. इस चेंज इन एंथैल्पी को हम लोग क्या कहेंगे, हीट ऑफ कंबस्शन कहेंगे। मतलब आप किसी सब्सटेंस का ऑक्सीडेशन करते हो तो वहां चेंज इन एंथैल्पी जो होती है उसी को हम लोग क्या कहेंगे, हीट ऑफ कंबस्शन कहेंगे। अब हीट ऑफ कंबस्शन हम लोग हाइड्रोकार्बन के लिए अगर बात करें, फॉर हाइड्रोकार्बन के लिए अगर हम लोग बात करें कि किसी हाइड्रोकार्बन को अगर मैं ऑक्सीडाइज कर दूं, इसका अगर मैं क्या करा दूं, ऑक्सीडेशन करा दूं, तो क्या होगा कि ये कन्वर्ट होगा किसमें, कार्बन डाइऑक्साइड, और प्लस किसमें, वाटर में, और यहां से प्लस में क्या निकल के आएगी, हीट निकल के आएगी। तो ये जो हीट होगी इसी को मैं क्या बोलूंगा, हीट ऑफ कंबस्शन कहूंगा। किसी हाइड्रोकार्बन को अगर हम लोग क्या कर दे, ऑक्सीडाइज कर दे, तो वहां हम लोग हाइड्रोकार्बन का ऑक्सीडाइज कर रहे हैं तो हम लोग यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड बना रहे हैं और क्या बना रहे हैं, वाटर बना रहे हैं, और उसके साथ साथ जो हीट निकल के आ रही है उसको मैं क्या बोलूंगा, हीट ऑफ कंबस्शन कह दूंगा। फॉर एग्जाम्पल कि मैं लिखूं यहाँ CH4 प्लस 2O2, इसको अगर आप लोग बंद करते हो तो ये बनेगा CO2 प्लस 2H2, और जो यहाँ हीट निकल के आएगी डेल H नॉट होगा वो कितना होगा, -803 किलो जूल पर मोल। तो इस रिलीज ऑफ एनर्जी को मैं क्या बोलूंगा, हीट ऑफ कंबस्शन कहूंगा। तो अब यहां से आगे हम लोग आइसोमेरिक हाइड्रोकार्बन की बात करते हैं। आइसोमेरिक हाइड्रोकार्बन क्या कहेंगे कि फॉर आइसोमेरिक हाइड्रोकार्बन, देखो आइसोमेरिक हाइड्रोकार्बन में मैं एक एग्जांपल ले लेता हूं, C4H10, इसके दो आइसोमर बनेंगे। एक आइसोमर बनेगा CH3 CH2 CH2 एंड CH3, और एक आइसोमर बन जाएगा CH3 CH, यहां CH3 और यहां CH3। अब ये क्या कहता है कि ये दोनों आइसोमर अगर आप लोग लेते हो, इनका 1 मोल लेते हो, इनका कितना मोल लेते हो, 1 मोल अगर लेते हो, तो इनके लिए सेम अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन की जरूरत पड़ेगी। इनके लिए किसकी जरूरत पड़ेगी, सेम अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन की जरूरत पड़ेगी। मींस हम लोग कह सकते हैं कि फॉर 1 मोल ऑफ आइसोमर्स, 1 मोल ऑफ आइसोमर देयर विल बी सेम अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन विल बी नीडेड। मतलब इनके लिए सेम अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन की जरूरत हमें पड़ेगी। तो अब अगर मैं इसको बर्न कर दूं, CH3 CH2 CH2 CH3, इसको अगर मैं ऑक्सीजन के साथ बर्न कर दूं तो ये निकलेगा यहाँ से 4CO2 और प्लस में 5H2, 4CO2 प्लस 5H2O, और इसके साथ जो हीट निकल के आएगी वो कितनी होगी, डेल H नॉट जो होगी वो इज इक्वल टू कितनी होगी, -2877 किलो जूल पर मोल, -2877 किलो जूल पर मोल। अब इसका दूसरा आइसोमर है जो CH3 CH3, इसको अगर मैं बर्न कर दूं तो यहां भी सेम अमाउंट ऑफ CO2 निकल के आएगी, 4 मोल ऑफ CO2 प्लस 5H2O, और लेकिन यहां जो हीट होगा, जो चेंज इन एंथैल्पी होगा वो इससे डिफरेंट होगा, ये होगा 2868 किलो जूल पर मोल, 2868 किलो जूल पर मोल। अब जो ये हीट निकल के आ रही है, ये जो हीट निकल के आ रही है, इसको आप लोग इसका मेजरमेंट कर सकते हो विद द डिवाइस ऑफ कैलोरीमीटर। मतलब हीट को जो मेजर किया जा सकता है विद द हेल्प ऑफ ए डिवाइस, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, कैलोरीमीटर कहेंगे। तो देखो इन दोनों में क्या डिफरेंस हो गया। मतलब अब हम लोग ये समझ रहे हैं कि जब हम साइक्लोहेक्सेन पे जाएंगे उससे पहले हम ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि पहले हम लोग हाइड्रोकार्बन में उस बात को अप्लाई कर रहे हैं, हीट ऑफ कंबस्शन को, कि हीट ऑफ कंबस्शन के अकॉर्डिंग हम किसी सब्सटेंस को कैसे मोर स्टेबल कह सकते हैं और कैसे किसी सब्सटेंस को लेस स्टेबल कह सकते हैं, हम उसके बारे में बात कर रहे हैं अभी। तो ये डेल H नॉट कितनी निकल के आई है, -2877 किलो जूल पर मोल, और ये डेल H नॉट कितनी निकल के आई है, -2868 किलो जूल पर मोल। इसका मतलब क्या हुआ कि जो पेंटेन है, सॉरी जो ब्यूटेन है, उस ब्यूटेन के अंदर हीट ऑफ एनर्जी क्या निकल के आया है, ज्यादा निकल के आया है, -2877 किलो जूल पर मोल, और यहाँ क्या निकल के आया, कम निकल के आया। इसका मतलब क्या हो गया कि दिस ब्यूटेन हैज मोर पोटेंशियल एनर्जी। इस ब्यूटेन के पास एनर्जी क्या है, पोटेंशियल एनर्जी क्या है, ज्यादा है, क्योंकि इसने ज्यादा एनर्जी को रिलीज किया है। कोई सब्सटेंस अगर ज्यादा एनर्जी रिलीज कर रहा है तो इसका मतलब क्या है कि उसके अंदर जो बॉन्ड्स प्रेजेंट है उनका पोटेंशियल एनर्जी क्या है, ज्यादा है, और इस ये क्या होगा आपका, लेस स्टेबल होगा, सॉरी जो है लेस पोटेंशियल एनर्जी, जिसकी वजह से ये सब्सटेंस तो आपका क्या हो गया, ब्यूटेन क्या हो जाएगा, लेस स्टेबल,
ब्यूटेन क्या हो जाएगा, लेस स्टेबल, और ये क्या हो जाएगा आपका, मोर स्टेबल। तो ये एक बेस था किसको सीखने का, हीट ऑफ कंबशन क्या टॉपिक है। हीट ऑफ कंबशन के अंदर हम लोग यही पढ़ते हैं कि हम लोग कंपाउंड के एंथैल्पी चेंज को कंपेयर करते हैं। जिसका एंथैल्पी चेंज क्या नाम है, ज्यादा आता है, ये एंथैल्पी चेंज अगर क्या आता है, ज्यादा आता है, -2877 किलो जूल पर मोल यहाँ ज्यादा आ रहा है और यहाँ क्या आ रहा है, कम आ रहा है। तो जिसका एंथैल्पी ऑफ चेंज ज्यादा आएगा तो उसका पोटेंशियल एनर्जी क्या रहेगा, ज्यादा रहेगा, और पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा रहेगा तो वो क्या रहेगा, लेस स्टेबल। और जिसका हीट ऑफ एनर्जी जो है या जो एंथैल्पी है वो क्या आएगा, लेस आएगा, कम आएगा, उसका लेस पोटेंशियल एनर्जी होगा और वो क्या रहेगा आपका, मोर स्टेबल रहेगा। तो इसी के बेस पे जैसे हमने हाइड्रोकार्बन के लिए अप्लाई किया है, इसी के बेस पे हम इस चीज को अप्लाई कर देंगे किसके लिए, साइक्लोएल्केन्स के लिए। और फिर साइक्लोएल्केन में मेजर करेंगे कि किसका एंथैल्पी ज्यादा आता है और किसका कम आता है। तो वहां आप लोग देखोगे कि साइक्लोहेक्सेन के अंदर एंथैल्पी, चेंज इन एंथैल्पी सबसे कम आएगा, और सबसे कम चेंज इन एंथैल्पी अगर आएगा तो उसकी स्टेबिलिटी क्या होगी, ज्यादा होगी। तो अब साइक्लोएल्केन की तरफ चलते हैं कि साइक्लोएल्केन इसके बारे में क्या कहता है। ऑफ कंबशन ऑफ साइक्लोएल्केन। अब साइक्लोएल्केन क्या कहती है हीट ऑफ कंबशन को लेके, साइक्लोएल्केन्स। देखो साइक्लोएल्केन जो होती हैं इनकी भी अपनी एक होमोलोगस सीरीज होती है, इनकी भी क्या होती है, अपनी एक होमोलोगस सीरीज। अब जो होमोलोगस सीरीज है उसमें केवल किसका डिफरेंस रहता है, एक CH2 का डिफरेंस रहेगा। मतलब मैं अगर साइक्लोप्रोपेन बना लूं तो यहाँ कितने CH2 हैं, 3 CH2 है, CH2 इज इक्वल टू कितने हैं, 3। मैं साइक्लोब्यूटेन अगर बना लूं तो यहाँ कितने हैं, 4। यहाँ कितने CH2 है, 4। साइक्लोपेंटेन अगर मैं बना लूं तो यहाँ कितने CH2 है, 5 CH2। तो हर किसी के अंदर एक एक का डिफरेंस आ रहा है। तो मतलब जब हम लोग साइक्लोएल्केन को बर्न करेंगे तो वहां सीधी सीधी सी बात है, हम CH2 को बर्न कर रहे हैं। तो इसके अकॉर्डिंग मैं एक इक्वेशन यहाँ बना सकता हूँ। वो इक्वेशन क्या होगी कि CH2 का होल n प्लस 3/2 NO2 गिव्स, यहाँ क्या निकलेगा आपका CO2 और प्लस में क्या H2O प्लस हीट निकल के आएगी। और इस हीट को आप लोग जानते हैं, इसी को हम लोग क्या कर रहे हैं, हीट ऑफ कंबशन। अब इस CH2 के होल n का मतलब क्या है कि आप यहाँ पे अगर मान लो साइक्लोप्रोपेन को बर्न कर रहे हो इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, तो आप लोग यहाँ लिख सकते हो CH2 का होल थ्राइस। n का मतलब है नंबर ऑफ कार्बन। अगर साइक्लोब्यूटेन को बर्न कर रहे हो तो फिर 4, अगर साइक्लोपेंटेन को कर रहे हो तो फिर 5। ऐसे ही चलते चलते मान लो हम साइक्लोहेक्सेन को बर्न करने लगे और बर्न किया तो यहाँ से हीट निकल के आया, और हीट कितना निकल के आया मैं लिख देता हूँ 658.7 किलो जूल पर मोल, ये एनर्जी निकल के आई। ये एक एक्सपेरिमेंटल डाटा है, ये मैंने लर्न किया हुआ तो मैंने लिख दिया आपके सामने। तो ये एक एक्सपेरिमेंटल डाटा है, इसको बोर्ड पे खड़े खड़े नहीं किया जा सकता। तो देखो ये जो एनर्जी निकल के आई है ना, ये एनर्जी किसके बराबर है, देखना ध्यान से। अगर मैं यहाँ पे अनब्रांच्ड एल्केन को हीट कर दूं, मान लो मैं हेक्सेन को हीट कर दूं, हेक्सेन जो साइक्लिक नहीं है, ये साइक्लिक है और ये क्या है, नॉन साइक्लिक है, मतलब ये हेक्सेन है, एल्केन है केवल। तो इसके अंदर भी हीट कितनी निकल के आएगी, 658.7 किलो जूल पर मोल। अब यहाँ देखने वाली बात क्या है कि इन दोनों का एनर्जी जो है, रिलीज ऑफ एनर्जी जो वो क्या है, सेम है, इस साइक्लोहेक्सेन का भी और इस हेक्सेन का भी। इसका मतलब अब क्या हुआ कि हेक्सेन कोई साइक्लिक कंपाउंड नहीं है, और उसके अंदर साइक्लिक कंपाउंड वो अगर नहीं है तो उसके अंदर नो रिंग स्ट्रेन, यहाँ कोई रिंग स्ट्रेन नहीं होती, नो रिंग स्ट्रेन। अब कोई रिंग स्ट्रेन ना होने की वजह से ये स्टेबल है, ये साइक्लोहेक्सेन से भी अभी तक स्टेबल है। अब क्या हुआ कि अगर इसमें रिंग स्ट्रेन होती, साइक्लोहेक्सेन में रिंग स्ट्रेन होती, तो आपको यहाँ एनर्जी में जरूर डिफरेंस नजर आता। लेकिन अगर एनर्जी दोनों की, रिलीज ऑफ एनर्जी दोनों की सेम है, तो मैं कह सकता हूं कि हेक्सेन के अंदर कोई रिंग स्ट्रेन नहीं है, तो मैं ये मान के चल सकता हूं कि साइक्लोहेक्सेन के अंदर भी नो रिंग स्ट्रेन, यहां भी कोई रिंग स्ट्रेन नहीं है। अब अगर साइक्लोहेक्सेन के अंदर रिंग स्ट्रेन नहीं है, और रिंग स्ट्रेन ही एक ऐसा फैक्टर है जो किसी मॉलिक्यूल को, जो साइक्लोएल्केन को अनस्टेबल कर रहा है। अब इसके अंदर रिंग स्ट्रेन है ही नहीं, मतलब कि जीरो रिंग स्ट्रेन है, तो मैं कह सकता हूं कि देयर विल बी मोर स्टेबिलिटी। और अगर मैं उनकी बात करूं, साइक्लोप्रोपेन की, साइक्लोब्यूटेन की, साइक्लोपेंटेन की, इनके अंदर रिंग स्ट्रेन निकल के आती है। इसका रिंग स्ट्रेन कितना है, 0। वो क्यों है, क्योंकि देखो ये जो दोनों की दोनों एनर्जी है, हेक्सेन की और किसकी, साइक्लोहेक्सेन की, इन दोनों की जो रिलीज ऑफ एनर्जी वो क्या है, सेम। हेक्सेन के अंदर कोई रिंग स्ट्रेन नहीं होती, तो मैंने यहाँ लिख दिया नो रिंग स्ट्रेन। तो मैं ये मान के चलूं कि इसके अंदर भी कोई रिंग स्ट्रेन नहीं होगी, किसके अंदर, साइक्लोहेक्सेन के अंदर भी कोई रिंग स्ट्रेन नहीं होगी, तो वो 0 होगी। और रिंग स्ट्रेन ये एक ऐसा फैक्टर है जो इनके अंदर क्या करता है, अनस्टेबिलिटी या स्टेबिलिटी का फैक्टर लाता है।
तो रिंग स्ट्रेन अगर नहीं है तो मैं कह सकता हूं कि साइक्लोहेक्सेन विल बी मोर स्टेबल। लेकिन जब आप इनको कंपेयर करोगे, साइक्लोप्रोपेन को, साइक्लोब्यूटेन को, साइक्लोपेंटेन को, इनको जब आप लोग हीट करोगे तो इनके अंदर रिंग स्ट्रेन मिलेगी आपको। रिंग स्ट्रेन मिलने की वजह से ये स्ट्रक्चर्स क्या हो जाएंगे, लेस स्टेबल हो जाएंगी, और साइक्लोहेक्सेन का स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, मोर स्टेबल हो जाएगा। इनका रिंग स्ट्रेन किस तरीके से निकाला जा सकता है उसका एक मैं फॉर्मूला बताता हूं आपको कि इनका रिंग स्ट्रेन कैसे निकाला जा सकता है। देखो, उससे पहले हमें एक एक्सपेरिमेंटल डाटा चाहिएगा। हमें मान लो साइक्लोप्रोपेन का हीट ऑफ रिलीज चाहिए, मतलब हीट ऑफ कंबस्टन चाहिए, ठीक है। तो मैंने लिख लिया कि साइक्लोप्रोपेन इसका मैंने हीट ऑफ कंबस्टन निकाल लिया। इसका क्या निकाल लिया मैंने, हीट ऑफ कंबस्टन। मान लो वो XYZ कुछ आ गया, ठीक है। अब मैं क्या करता हूं कि अगर मुझे इसके अंदर रिंग स्ट्रेन निकालनी है, साइक्लोप्रोपेन के अंदर रिंग स्ट्रेन निकालनी है, तो मैं इसको स्टैंडर्ड वैल्यू मान के, साइक्लोहेक्सेन की इस एनर्जी को स्टैंडर्ड वैल्यू मान के मैं इन तीनों का ही क्या निकाल सकता हूं, रिंग स्ट्रेन वैल्यू निकाल सकता हूं। कैसे कि मैं पहले इस 658.7 किलो जूल में से 658.7 किलो जूल में से माइनस कर दूं n को, जो ये n है, नंबर ऑफ कार्बन है, इसको माइनस कर दूं, या सॉरी मल्टीप्लाई कर दूं, इसको क्या कर दूं, मल्टीप्लाई। उसके बाद जो यहाँ रिजल्ट आएगा, ये जो रिजल्ट आएगा, इस रिजल्ट को मैं XYZ में से क्या कर दूं, माइनस कर दूं, तो मेरे पास क्या निकल के आ जाएगी, रिंग स्ट्रेन निकल के आ जाएगी। क्या निकल के आ जाएगी, रिंग स्ट्रेन। देखो, 3 कंपाउंड हम लोग कंसीडर कर ले, साइक्लोप्रोपेन, साइक्लोब्यूटेन, साइक्लोपेंटेन। इसका अगर मुझे क्या निकालना है, रिंग स्ट्रेन निकालना है, तो मैं साइक्लोप्रोपेन लिखता हूं, उसका निकाल लूंगा पहले हीट ऑफ कंबस्टन। वो आगे मान लो XYZ, तो उसको रखेंगे हम अभी एज इट इज। लेकिन उससे पहले जो ये स्टैंडर्ड वैल्यू हमने ली है इसकी, साइक्लोहेक्सेन को हमने क्या मान के चले हैं, स्टैंडर्ड वैल्यू मान के इसको हम लोग चले हैं, क्योंकि ये मोर स्टेबल है। तो इसमें पहले मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा किसको, n को। n क्या होगा आपका, नंबर ऑफ कार्बन, नंबर ऑफ CH2 की बात हो रही है। n को मैंने मल्टीप्लाई किया, जो यहाँ आंसर आएगा उस आंसर को मैं माइनस कर दूंगा किस में से, XYZ में से। तो मैं क्या निकाल लूंगा, रिंग स्ट्रेन निकाल लूंगा। तो इसके कुछ एग्जांपल करेंगे हम लोग कि रिंग स्ट्रेन किस तरीके से निकल के आएगा। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के अंदर इसको हम लोग पढ़ेंगे। तो आगे के लिए केवल इतना स्टूडेंट, इसके आगे के टॉपिक हम लोग नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के अंदर पढ़ेंगे। तो थैंक यू टू ऑल ऑफ यू।